नमस्कार, आपदा का सामना के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। प्राकृतिक आपदाओं पर किसी का बस तो नहीं चलता, पर जागरूकता और समझदारी के चलते इससे होने वाले नुकसान को जरूर कम किया जा सकता है। भारत बाढ़ की आपदा से अत्यधिक असुरक्षित है, यानी कि बाढ़ की समस्या से देश का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होता रहता है। बाढ़ बार बार आने वाली ऐसी आपदा है जिससे लोगों के जीवन को काफी नुकसान पहुंचता है। आजीविका के साधन प्रभावित होते हैं, संपत्ति, आधार ढांचों तथा जन सुविधाओं को भी काफी क्षति पहुंचती है, खेती भी काफी प्रभावित होती है। पर अब समीक्षा, सुरक्षा और बचाव से उपाय किए जा रहे हैं और बदलाव भी देखने को मिल रहा है। और एक नजर डालते हैं कि सुरक्षा कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है। देश में प्रतिवर्ष 7.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होता है। ये एक बड़ी समस्या है। इसके साथ साथ देश के लगभग सभी नदियों घाटियों में बाढ़ आती है, यानी कि बाढ़ की जो मात्रा है, बाढ़ की जो संख्या है, लगातार बढ़ती है। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम 1954 में शुरू किया गया, तो उसके बाद से व्यापक बदलाव देखने के मिले हैं। समीक्षा हुई है, सुरक्षा काफी बदलाव हुए हैं। उसके बाद बाढ़ से सुरक्षा उपायों में काफी प्रगति भी देखने को मिली है। और जलवायु परिवर्तन की बात करें तो जलवायु परिवर्तन से मौसम की घटनाओं में वृद्धि से स्थिति जो है वो लगातार खराब हो जाती है। लगातार भूमि उपयोग का जो परिवर्तन हो रहा है, यानी कि जंगल जो काटे जा रहे हैं, खेती की जो जमीन है उसको में बदलाव आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो एनडी में बाढ़ चेतावनी प्रणाली विकास के लिए टेरी के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है। बांध का संचालन और प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को लगातार निर्देशित करता है कि इससे बचाव किया जाए, और सुरक्षा मानकों की समीक्षा और सुधार करना भी इसमें शामिल है, यानी कि दिन प्रतिदिन लगातार सुरक्षा की जा रही है। चेतावनी प्रणाली को आधुनिकीकरण का पर फोकस किया जाता है। तकनीक को बढ़ावा देने के माध्यम से बाढ़ की जो समस्या है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा कम किया जा सकता है। बाढ़ पूर्व अनुमान और पूर्व चेतावनी सूचना प्रसार का भी धीरे धीरे डिजिटलाइज किया जा रहा है। तकनीक को बढ़ावा दिया जा रहा है और सभी मौजूदा जलाशयों के संचालन नियमों की समीक्षा भी की जाती है। तो एक बड़ा बदलाव है। एक बार और समझ लेते हैं कि क्यों आती है बाढ़। असामान्य से अत्यधिक बारिश होना, नदियों की अपर्याप्त क्षमता, यानी कि नदियां जो है उसमें सिल्टिंग होने लगती है, इसकी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। बाढ़ के मैदानी क्षेत्रों में विस्तार करना, इसके साथ विविध वर्षा वितरण, गैर पारंपरिक क्षेत्र में भी बाढ़ की समस्या हो जाती है। खराब जल निकासी, ये हम शहरी की बात करें कि अगर ये कुछ समस्याएं जिनकी वजह से बाढ़ आ जाती है। कमांड क्षेत्रों में अतिरिक्त सिंचाई के पानी का उपयोग किया जाता है। भूजल स्तर में वृद्धि, नदी तलों की गाद जिसको सिल्टिंग कहा जाता है, ये एक बड़ी समस्या है। नदी नालों का वहन क्षमता में कमी, यानी कि उनकी जो क्षमता है उसमें कहीं ना कहीं कमी आ चुकी है। किनारों का होता कटाव भी नदी के मार्ग को परिवर्तित कर देता है। कई बार भूस्खलन के कारण मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, इसकी वजह से भी बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पेड़ों की कटाई भी बारिश के पानी के लिए रुकावट पैदा करता है, यानी कि जो अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, ये भी एक बड़ी समस्या है। तो जो बाढ़ की समस्या, इससे बचाव किया जा सकता है, इसके लिए जरूरी है कि लोगों को जागरूक किया जाए। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ तीन बहुत ही खास मेहमान हैं, उनका हम परिचय करा दें। हमारे साथ हैं नरेंद्र सिंह बुंदेला जी हैं, आईजी एनडीआरएफ से जुड़े हैं। इसके साथ साथ जो दूसरे खास मेहमान हैं शरद चंद्र जी हैं, डायरेक्टर फ्लड फोरकास्ट मॉनिटरिंग से जुड़े हुए। इसके साथ साथ जो तीसरे खास मेहमान हैं कृष्ण वत्स जी हैं, मेंबर एनडीएमए से हैं। आप तीनों मेहमानों का हमारे कार्यक्रम में स्वागत। आज बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम मुद्दा है बाढ़, यानी कि फ्लड मानसून आने वाला है। सबसे पहले शरद चंद्र जी, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं कि बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, इसको रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन क्या आपको लगता है कि बेहतर प्रबंधन के माध्यम से इससे जो होने वाले नुकसान है उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी लाई जा सकती है? जैसा कि आपने खुद ही बोला, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा के रूप में जाना जाता है, बट कुछ एंथ्रोपोजेनिक एलिमेंट्स भी इस बाढ़ की समस्या को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि जो ये मैन मेड एलिमेंट्स हैं उनको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेचुरल फ्लडिंग हो रहा है उसको आप स्ट्रक्चरल मेजर्स के द्वारा कुछ हद तक रोक सकते हैं। जैसे शहरी क्षेत्रों में हम लोग जनरली जो भी डिजाइन करते हैं एम्बैंकमेंट या बांधों का, कि 1 in 100 ईयर रिटर्न पीरियड फ्लड के लिए उसको प्रोटेक्ट करते हैं उन एरिया को, और ग्रामीण क्षेत्रों में 1 in 50 या 25 ईयर फ्लड के लिए प्रोटेक्ट करते हैं। उससे ज्यादा के रिटर्न पीरियड के फ्लड के लिए बहुत इकोनॉमिकल नहीं होता है प्रोटेक्शन देना। तो जो समेकित बाढ़ प्रबंधन का जो डिफरेंट आयाम है उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। उसमें सबसे पहला आयाम है कि बाढ़ प्रबंधन स्ट्रक्चरल मेजर्स और नॉन स्ट्रक्चरल मेजर के वेल जुडिशियस मिक्स से किया जाना चाहिए। ठीक है। स्ट्रक्चरल मेजर में हुए जिसमें कि हम अटेम्प्ट करते हैं कि पानी को ही रोक दें आदमी के तरफ आने से, जबकि नॉन स्ट्रक्चरल मेजर जैसे कि पूर्वानुमान या फ्लड प्लेन जोनिंग,
उसमें हम अटेम्प्ट करते हैं कि आदमी को ही पानी से दूर करें, मतलब इवैक्यूएशन करें। तो ये एक आयाम है कि स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल में का वेल जुडिशियस मिक्स हम इस्तेमाल करें। दूसरा आयाम समेकित बाढ़ प्रबंधन का है कि हर इंडिया में मेजर 20 रिवर बेसिन्स हैं और हर एक रिवर बेसिन्स के यूनिक फ्लडिंग प्रॉब्लम है, कैरेक्टरिस्टिक्स एकदम अलग हैं। नॉर्दर्न में प्लेन में ज्यादा बारिश और नदियों में ज्यादा पानी आने के कारण होता है, जबकि सदर्न पेनिनसुलर इंडिया में पिछले कुछ सालों से देखा गया है कि बाढ़ एक पैन इंडिया फिनोमेना है और उधर जनरली हाइड्रोलॉजी चेंज होने से बांधों के रिलीज से ज्यादा फ्लडिंग हो रही है। तो केवल स्टेट वाइज क्रिटिकल रीचेज को बाढ़ से प्रबंधन का नहीं एम रहना चाहिए, बेसिन वाइज जिसमें कि सारे स्टेट आ जाए, एक वो समेकित बेसिन वाइज उसका प्रबंधन का प्लान बनाना चाहिए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट इसके आयाम है समेकित बाढ़ प्रबंधन का कि एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए सभी विभागों का और इंक्लूडिंग कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि आफ्टर ऑल एंड यूजर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें ही वार्निंग को इस्तेमाल करना है। उसमें यह है कि उनको ट्रेन करने की भी जरूरत है। वार्निंग सभी चीजों का इशू हो रहा है, थोड़ा सा एक्यूरेसी में इशू रहता है, मान लीजिए 95% ही एक्यूरेसी है, लेकिन कभी कभी फॉल्स वार्निंग भी जाता है। लेकिन उनको ये ट्रेनिंग रहनी चाहिए, एजुकेट करने की जरूरत है कि इवैक्यूएशन मैंडेटरी हो, उस समय खाली हो, क्योंकि ये केवल टेक्निकल इशू नहीं है बाढ़ प्रबंधन, ये इसमें सोशल और साइकोलॉजिकल इशू भी है। जैसे मेन जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है गंगा बेसिन या बिहार स्टेट, वहां लोग फेवनेवर पानी में रहना पसंद कर देते हैं, लेकिन इवैक्यूएशन जल्दी पसंद नहीं करते हैं। तो उनको भी ट्रेन करने की जरूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग के। तो ये मेन 3 आयाम है जिनके द्वारा हम समेकित बाढ़ प्रबंधन पूरे देश में कर सकते हैं। कृष्णवर्ष जी, अगर हम एनडीएमए की भूमिका की बात करें और खासतौर से निगरानी की बात करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कुछ राज्य तो चिन्हित है जहां अक्सर यानी कि हर वर्ष बाढ़ आती है, निगरानी कैसे होती है और ऐसे में चुनौतियां कैसे बढ़ जाती है एनडीएमए के सामने? राष्ट्रीय स्तर पर फ्लड मैनेजमेंट है, उसकी एक प्रणाली है, ठीक है, और उसमें सभी राज्य सम्मिलित होते हैं और राज्य के बाद जिला भी, सारे जिला स्तर पर भी उसकी तैयारी होती है। तो मानसून के पहले इस तैयारी का कार्यक्रम शुरू होता है, राज्य स्तर पर उसकी समीक्षा होती है, राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा होती है। सभी राज्य और केंद्र शासन, एनडीएमए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिलकर बाढ़ की तैयारी की समीक्षा करती है। बाढ़ के लिए जो आवश्यक कदम उठाने चाहिए, जैसे कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर जो कंट्रोल रूम है उनका कार्यान्वयन, वॉलंटियर्स की ट्रेनिंग, एम्बैंकमेंट्स का रिपेयर्स, और जो राहत के लिए तैयारी है, नावों की व्यवस्था, अर्ली वार्निंग का जो सिस्टम है उसमें और भी ज़्यादा कैसे हम सुधार लाएं। तो इन सारे विषयों पर समीक्षा होती है और एक प्लान भी तैयार किया जाता है। वह प्लान जिला के स्तर पर, क्योंकि लोकल लेवल पर प्लान बनना चाहिए, लोकल लेवल पर जब प्लान बनता है तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है। तो लोकल लेवल पर प्लान के साथ साथ लोगों को आगाह किया जाता है, जो नदी के आसपास रह रहे हैं जी, आसपास उनको इवैक्यूएट जाता है। और फिर गांव में जो है कि आप थोड़ा सा एलिवेटेड एक प्लेटफॉर्म वगैरह तैयार करने की बात की जाती है। कभी कभी पशुओं को भी बाढ़ से काफ़ी वो प्रभावित होते हैं, तो लोगों को, पशुओं को, सबों को एक ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है और वहाँ फिर राहत की कैसे व्यवस्था की जानी चाहिए, पानी की, भोजन की, इन सारी चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। और बाढ़ की जो तैयारी होती है इनमें सारी चीज़ों का समावेश होता है। तो एक बड़ी प्रणाली है, वो हर वर्ष वो क्रियान्वित होती है और उसके कारण बाढ़ से होने वाले जनहानि पर मुझे लगता है कुछ नियंत्रण हमें जरूर मिला है। आप देखिएगा पिछले कई वर्षों में तो जनहानि कमी हुई है और इसका कारण यही है कि हमारी तैयारी ज़्यादा है। क्या कहा जा सकता है कृष्णवर्ष जी कि इसमें राज्य और जिला प्रशासन का जो समन्वय है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? हमेशा, इसके बिना तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आईएमडी
अर्ली वार्निंग इशू करता है। जी। केंद्र शासन की ओर से भी जो सारी मदद होती है, एनडीआरएफ के अधिकारी हमेशा इसके लिए तैयार रहते हैं और एनडीआरएफ का भी डिप्लॉयमेंट हमारी ओर से होता है। एनडीआरएफ के बारे में अभी एनडीआरएफ के अधिकारी ज़्यादा बताएंगे, लेकिन एक पूरा समन्वय राज्य और केंद्र में और इसके अलावा जिला स्तर पर है ना, जो सारा सहयोग, जो सारा समर्थन, जो सारा सपोर्ट्स, वो हम उसके लिए पूरी तरह से सन्नद्ध रहते हैं। बिल्कुल। नरेंद्र सिंह बुंदेला जी, एनडीआरएफ की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है जब कोई आपदा आती है, खासतौर से अगर हम बाढ़ की बात कर रहे हो। कैसे तैयारी करते हैं, कैसे बचाव करते हैं, कैसे, क्योंकि एक जवान उस समय एक देवदूत की तरह पहुंचता है और लोगों की जिंदगियां बचाता है, तो अगर हम तैयारियों की बात करें तो कैसे आप बाढ़ जैसी समस्या से निपटने के लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं? तो बाढ़ की तैयारी बेसिकली लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन होता है, प्लानिंग चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए और हमारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट चाहिए। तो जब मानसून आने से पहले हम बेसिकली शुरू करते हैं कि अपना रिस्पांस टाइम कम करने के लिए हम सभी राज्यों से उनसे राय लेते हैं कि उनको कहाँ कहाँ एनडीआरएफ की जरूरत पड़ेगी। एक तो वो पहला काम होता है। इसमें हमें स्टेट से 69 टीम्स की रिक्वेस्ट आई है एनडीआरएफ को लगाने के लिए। उसमें से 16 टीमों को हमने ऑलरेडी प्री पोजीशन कर दिया है। दूसरा, हमारी प्रेजेंस 16 बटालियन हेडक्वार्टर और 28 रीजनल रिस्पांस सेंटर्स में है। इसके अलावा हमारी 14 टैक्टिकल प्री डिप्लॉयमेंट लोकेशन में उपस्थिति रहती है, जिसमें 51 टीम्स और 23 टीमें टैक्टिकल प्री डिप्लॉयमेंट लोकेशन में हैं। तो पूरे राज्यों में, देश में हमारी टीमें फैली हुई हैं। तीसरा जो हम करते हैं कि इसमें मॉनसून से पहले नेशनल लेवल पे एक एसडीआरएफ कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, जिसमें सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से रिप्रेजेंटेटिव जो डिजास्टर हैंडल करते हैं अपने हाथ, और उसमें हम चर्चा करते हैं कि इस साल के लिए हमारे क्या टारगेट्स होने चाहिए, हम किस तरह अपना कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं। ये सब कार्रवाई करके हम मानसून के लिए बेहतर तैयारी कर पाते हैं। बिल्कुल। शरद चंद्र जी, अगर हम तकनीक की बात करें, तकनीक कितनी मददगार साबित होती है ऐसे आपदा के समय कि अगर राज्यों में बाढ़ आई है तो ऐसे में जो तकनीक है वो चाहे कितनी मददगार साबित होगी? तो तकनीक या टेक्नोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट है आज के दिन में। ये जो प्रेडिक्शन है, टाइमली प्रेडिक्शन और किस तरह से हम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, इससे जान माल की हानि को हम बचा सकते हैं। तो इसमें आईएमडी है जो मौसम विज्ञान विभाग है जो, और केंद्रीय जल आयोग सीडब्ल्यूसी की जो प्रेडिक्शन होती है फ्लड की, और ये जो रेन का प्रेडिक्शन करते हैं इस तरह से आएगा, जिससे हम अपनी प्री पोजिशनिंग डिसाइड करते हैं कि हम स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करके हम अपनी टीम को डिप्लॉय करते हैं। दूसरा, कंट्रोल रूम में हम बेसिकली कई वेबसाइट्स हैं जहां पर ऑलरेडी प्रेडिक्शंस होती हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट्स के अलावा विंडी, एनकॉइस व आईएमडी की वेबसाइट्स को हम निरंतर निगरानी में रखते हैं और जो भी इनकी फोरकास्ट आती रहती है उस हिसाब से हम नीचे अपना पोजिशनिंग डिप्लॉयमेंट स्टेट के साथ कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारी टीमों के साथ सैटेलाइट फोन होता है। VHF RHF सेट के अलावा सैटेलाइट फोन से काफ़ी रिलायबल होते हैं, क्योंकि लोकल कम्युनिकेशन अगर नेटवर्क अगर टूटता है तब भी हमारी टीमें आपस में जुड़ी रहती है, ताकि जो भी रेस्क्यू, सर्च, इवैक्यूएशन ऑपरेशन है उसमें कोई बाधा ना आए। इसके अलावा मोबाइल से पूर्व चेतावनी देना, ड्रोन्स का इस्तेमाल करना और सोशल मीडिया का भी हम इस्तेमाल करते हैं। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आपदा का सामना। Floods cause a lot of damage and destruction. You should stay prepared to deal with its after effects. Consider the following point. Do not eat food that has been in contact with flood water, as this may cause diseases. Eat freshly cooked or dry food. Drink only boiled or chlorinated water. If the water pipes and sewers are broken, then don't use taps and toilets. Keep your surroundings clean. Do not let children play in flood water. Do not use broken electrical switches
it can be fatal. Beware of electric poles and wires. Use mosquito nets to prevent malaria. Be smart, be prepared. Issued in public interest by NDMA. बाढ़ का पानी अपने पीछे कई छिपे हुए खतरे छोड़ जाता है। सतर्क रहना जरूरी है। घर वापस केवल आधिकारिक घोषणा के बाद ही जाएं। सभी बिजली के उपकरणों की जांच करें। पानी और सीवर लाइनों की भी जांच करें। बाढ़ के फिसलन वाले मलबे और चुभने वाली वस्तुओं से बचकर चलें। टूटे हुए बिजली के खंभों और तारों से सावधान रहें। मलेरिया से बचाव के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें। उबला हुआ या क्लोरीन युक्त पानी ही पिएं। बाढ़ के संपर्क में आए खाद्य पदार्थों को न खाएं। बच्चों को बाढ़ के पानी में खेलने न दें। यदि आप दूसरों की सहायता कर सकते हैं तो अवश्य करें। तैयारी में ही समझदारी। जब हम तकनीक की बात कर रहे हैं तो बाढ़ की पहले की जानकारी मिल जाए ताकि लोगों की जिंदगी सुरक्षित की जा सके, जान माल का नुकसान ना हो। तकनीक को किस तरीके से देखते हैं और क्या ये कितना प्रभावी होता है आपदा के समय? जी, तकनीक हमेशा इवॉल्व होते रहता है और जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं उसका हम लोग फ्लड फोरकास्टिंग में यूज कर रहे हैं। ठीक है। फ्लड फोरकास्टिंग एक टोटली डेटा ड्रिवेन फ्लड फोरकास्टिंग प्रोसेस है और इसमें 3 एक्टिविटीज होते हैं। इट स्टार्ट्स विद डेटा कलेक्शन एंड इट्स ट्रांसमिशन। जब हम डेटा की बात करते हैं तो ये जैसे बिहार, आसाम में ट्रांस बाउंड्री रिवर से भी फ्लड आता है, तो इसमें हमें नेपाल, भूटान से भी हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डेटा को शेयर करना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फ्लड फोरकास्टिंग एक्टिविटी का डेटा का प्रोसेसिंग और फोरकास्ट का फॉर्मुलेशन। तो उसमें जैसे पहला तो पॉइंट है कि हम लोगों ने नेटवर्क का एक्सपेंशन किया। जैसे जैसे तकनीक बढ़ रहे हैं तो 1958 में पहला वो फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन लगाए थे और आज के दिन में 331 फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन। इसके अलावा इसमें हमेशा लीड टाइम बढ़ाने की का प्रयत्न रहता है। जैसे हमने शुरुआत किया 1 डे फ्लड फोरकास्ट से, लेकिन आज के दिन में हम रेनफॉल रन ऑफ मॉडलिंग यूज करके उसको 5 दिन का रिस्पॉन्स टाइम प्रदान कर रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट फ्लड फोरकास्टिंग का है कि हम लोग इनंडेशन फोरकास्ट नीड ऑफ द आवर है, जिसमें कि हम उस एरिया जो अफेक्टेड है उसका एक्सटेंट, डेप्थ ऑफ वाटर वहां क्या पहुंचे, ड्यूरेशन कितने देर तक रहेगा वहां पानी, ये हम लोग प्रेडिक्ट कर पाए। तो इनंडेशन फोरकास्टिंग में भी हम लोगों ने बहुत सारे स्टेप लिए हैं। तो एक वो है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फ्लड फोरकास्टिंग का वो है डिसेमिनेशन। जैसा कि बुंदेला साहब ने भी कहा, डिसेमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। आप कितना भी एक्यूरेट फोरकास्ट कर लें, लेकिन अगर वो एंड यूजर तक सही से नहीं पहुंच पाता है तो उसमें पहले हमारा अटेम्प्ट था कि हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को लेवल का फोरकास्ट दें। स्टेट गवर्नमेंट फिर वो वार्निंग इशू करे, एक असेसमेंट थ्रेट देख के कि वाटर लेवल अगर इस पॉइंट तक पहुंचा तो किस किस एरिया में इनंडेशन हो सकता है। बट अब हम लोग डायरेक्ट अपना फोरकास्ट और जो भी इनंडेशन पॉसिबल है जिस डिस्ट्रिक्ट में, वो सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर रहे हैं। डेडिकेटेड वेबसाइट्स हैं हमारे, 1 डे वाले का भी और 5 डे वाले का भी। 1 डे वाले का एक्यूरेसी बहुत हाई है, लेकिन उसका लिमिटेशन है कि रिस्पॉन्स टाइम कम है। तो ये सभी एरियाज में अटेम्प्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का प्रॉपर यूज किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट जो वो आजकल बाढ़ से, ये बांधों से, डैम से, रिलीजेस से जो बाढ़ का प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें हम लोग हमारे 331 में 132 जो है इनफ्लो फोरकास्ट स्टेशन है। इसका यूज डैम ऑथोरिटीज रियल टाइम रिजर्वायर के ऑपरेशन में करते हैं। उसके लिए हम लोग ने इंसेम्बल फोरकास्टिंग करना भी शुरू किया है, जिसमें कि हम लोग बता पाए कि कितने समय के बाद क्या मैक्सिमम इनफ्लो रिजर्वायर में आ सकता है, क्या मिनिमम
इनफ्लो आ सकता है, जी। क्या 75% का इनफ्लो कितना वैल्यू आ सकता है, तो इसके आधार पर वो एक प्रोबेबिलिस्टिक एनालिसिस करके रिजर्वायर ऑपरेटर डिसीजन ले सकता है। बिल्कुल, यानी कि सूचनाओं का प्रसार बचाव कर सकता है। और अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए आपदा का सामना। अनियमित वर्षा के कारण बाढ़ कहीं भी कभी भी आ सकती है, तो तैयार रहना अच्छा है। बाढ़ की चेतावनी का ध्यान रखें, रेडियो सुने, टीवी देखें, अखबार पढ़ें। केवल अधिकारियों द्वारा दी गई चेतावनी पर विश्वास करें। फोन बैटरी को बचाने के लिए एसएमएस का उपयोग करें। अपनी आपातकालीन किट तैयार रखें। एक प्राथमिक चिकित्सा का बक्सा, मजबूत रस्सियां, लालटेन, बैटरी संचालित टॉर्च और अतिरिक्त बैटरी, ताजे पानी और सूखे भोजन का अतिरिक्त सामान, मोमबत्तियां, माचिस और कैरोसिन। सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को एक जल रोधक थैले में रखें। पशुओं की रस्सियां खोलें। सुरक्षित ऊंचा स्थान या सेफ शेल्टर निर्धारित करके रखें। तैयारी में ही समझदारी। बाढ़ खतरनाक हो सकती है। बाढ़ के पानी में प्रवेश न करें। यदि आपको करना पड़े तो उपयुक्त जूते पहन के करें। पानी की गहराई को जांचने के लिए छड़ी का उपयोग करें। सीवरेज लाइनों, गटर और नालियों से बचकर चलें। गिरे हुए बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। कीटनाशक का प्रयोग करें। अपने आसपास सफाई रखें तथा बीमारियां न फैलने दें। ताजा पका हुआ भोजन या भुने हुए चने, मूंगफली इत्यादि खाएं। केवल उबला या क्लोरीन युक्त पानी पिएं। पलायन से पूर्व बिजली और गैस के कनेक्शन को बंद कर दें। फर्नीचर और अन्य सामान ऊंचे स्थान पर रख दें। नाली और शौचालय की निकासी मार्ग को बंद कर दें। अपनी आपातकालीन किट अपने साथ अवश्य ले जाएं। यदि आप कहीं फंसे हुए हैं तो हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। तैयारी में ही समझदारी। एक कमेंट मैं कृष्णवर्ष जी से भी लेना चाहूंगा। आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि मानसून आ चुका है, कई राज्य बाढ़ से प्रभावित होंगे। ऐसे में कैसे लोग बाढ़ से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, क्या वो बचाव कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात कि जो भी प्रिपेयर्डनेस के स्टेप्स हैं, तैयारी करने की बात है, वो गांव और शहरों के स्तर पर होना चाहिए। तो जो जैसे कि अगर जो तटबंध है वहाँ पर गांव के पास, उसका कैसे हम रिपेयर करें। जहाँ जो पानी है उसका कैसे फैलाव हो जिसके कारण पानी का स्तर ज़्यादा ऊपर न जा सके। लोगों को इस बाढ़ के बारे में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें, लोग पानी के पास न जाएं, बहाव में न जाएं। और हर गांव में, हर शहर में ऐसे कुछ जगह निश्चित किए जाएं जहां वो बाढ़ के कारण शरण ले सकें। ठीक है। तो एक तो कम्युनिटी लेवल पर वो प्रिपेयर्डनेस की बहुत ज़रूरत है। और दूसरा ये कि जो नदियों के लिए, नदियों में जब पानी आता है तो उसको उसके फैलाव के लिए जगह चाहिए। तो ढेर सारा जब इंक्रोचमेंट होता है तो उसके कारण नदियों को फैलाव के लिए जितनी जगह मिलनी चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तो थोड़ा सा उस इंक्रोचमेंट को भी कम करने की ज़रूरत है। और इसके लिए हमेशा स्टेप्स लिए जाते हैं और उसमें भी लोगों का सहयोग बहुत आवश्यक है। इंक्रोचमेंट कम से कम हो और नदियों का में जो है पानी के फैलाव के लिए जितनी ज़्यादा जगह हो सकता है उतनी ज़्यादा जगह मिले। पहले और आज की तुलना में यही बाढ़ में सबसे बड़ी जो डिफरेंस है वो यही है। पहले जब बाढ़ आती थी तो फैलाव के लिए काफ़ी जगह होती थी। आज फैलाव के लिए बहुत कम जगह है और इसके कारण बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर हो जाती है। क्या ये कहा जा सकता है कि जो रिहायशी इलाके हैं
वो नदियों के किनारे तक पहुंच गए हैं। नदियां उनके रिहायशी इलाकों तक नहीं पहुंची हैं। जो घर है वो खुद किनारों तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ये एक बड़ी समस्या है। और ढेर सारा जो नेचुरल ड्रेनेज का जो रास्ता है बहुत सारा, जैसे पहले क्या होता था कि जब पानी बारिश होती थी तो बहुत सारा वाटर बॉडीज हुआ करते थे जिसमें पानी जमा होता था। आज वो वाटर बॉडीज है नहीं, तो इसके कारण भी इनंडेशन तुरंत बढ़ जाता है और मतलब पानी का जो स्तर है वो काफी बढ़ जाता है। उसके कारण बाढ़ काफी खतरनाक हो जाती है। तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और पहले ये भी था कि बाढ़ का निश्चित समय हुआ करता था। हाँ, जून से लेकर के अगस्त सितंबर तक। अब इस साल देखें तो मई में आसाम में बाढ़ आ गई है। तो ये पहले इस तरह से जो है ये थोड़ा सा बाढ़ जो है ज्यादा असामयिक हो गया है। उसका कारण ये है कि इंट्रा सीजनल जो रेनफॉल का फ्लक्चुएशन है, इंट्रा सीजनल फ्लक्चुएशन वो बढ़ गया है। बिल्कुल। नरेंद्र सिंह जी, जैसे जैसे मानसून आ रहा है और लगातार ये भी देखा जा रहा है कि पिछले अगर हम कुछ वर्षों का जिक्र करें तो जलवायु परिवर्तन की वजह कहें या फिर कुछ और कारण कहें, लगातार जो बाढ़ की समस्या है वो बढ़ती जा रही है। क्या आपको लगता है ऐसे में आपके लिए, एनडीआरएफ के लिए और चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं और नए तरीके से तैयारी करने की जरूरत है? जी, तो क्या क्लाइमेट चेंज, जैसा कि एक्सपर्ट बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज के कारण भी कई चीज़ों में इम्पैक्ट आ रहा है, जिसमें बाढ़ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है साइक्लोन के अलावा। तो इसमें जो कुछ चीज़ें जो दिक्कतें आती है जिसको हमको सामना करना पड़ता है, तो संचार नेटवर्क का टूटना। कई जगह मोबाइल नेटवर्क, इवन लैंडलाइन नेटवर्क नहीं होता जिसमें हम अपने नेटवर्क पर रिलाय करते हैं। रास्ते टूट जाते हैं बाढ़ों के कारण, कई रास्तों में पानी आ जाता है जिसमें गाड़ियां नहीं जा पाती हैं। उस समय हमारी फोर्स को मूवमेंट करने में दिक्कत होती है, जिसके लिए हम पहले से प्लान करके अपनी टीम्स को पहले ही रख देते हैं कि हमको अंदाजा रहता है कि उस समय रास्ते बंद हो जाएंगे, तो हमारी पहले ही कई जगह हम रख देते हैं जी। कि जो दिक्कत होती है कि कई लोगों को, जैसा कि शरद जी ने भी बताया, कि लोगों को जब हम इवैक्यूएट करना चाहते हैं, लोग घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, संपत्ति प्रॉपर्टी अटैचमेंट होता है वो नहीं चाहते, चाहे वह पानी हो, तो उनको कन्विंस करके निकालने में दिक्कत होती है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वहां से सेफ जगह उनको ले जाए। कोविड के समय में स्पेशली लास्ट के 2 साल बड़ी दिक्कत रही, क्योंकि कोविड में हमको अपने कर्मियों की भी सुरक्षा करनी थी और साथ में पब्लिक की भी सुरक्षा करनी थी, ताकि कोविड इन्फेक्शन नहीं फैले। तो उसके लिए जो भी कोविड प्रोटोकॉल गवर्नमेंट ने इशू किए थे उसको भी फॉलो करके हम राहत कार्य में जुटे रहे। तेज नदी के बहाव से एक दिक्कत होती है, कई बार स्पीड होती है तो बोट से रेस्क्यू ऑपरेशन रिस्की हो जाता है, उसको भी हमको ऑपरेशनली ध्यान में रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑपरेशन करते वक्त हमें अपने कर्मियों का, जो एनडीआरएफ के लोग हैं, वो भी अपना सेहत का ध्यान रखें। बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत बेहद जरूरी है। शरद जी, एक लास्ट कमेंट, समय की बेहद कमी है, लोगों की जागरूकता कितनी अहम भूमिका अदा करती है जब ऐसी आपदा आती है, खासतौर से बाढ़ जैसी जो समस्या आती है? स्थानीय युवाओं की जो भूमिका है, वहाँ के रहने वाले लोगों की जो भूमिका है, वो कितनी महत्वपूर्ण है? शरद चंद्र जी, लास्ट कमेंट। जी, पहले भी मैंने बताया कि ये एंड यूजर तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचना और उनको सेंसिटाइज करना, उस वार्निंग से रिस्पॉन्ड करना, ये बहुत ही अहम पार्ट है ये पूरे प्रक्रिया का, बाढ़ में इवैक्यूएशन का। और इसके लिए हम जैसी एजेंसियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग की तरफ मूव करें एट माइक्रो लेवल। फ्लड का फोरकास्टिंग, इनंडेशन फोरकास्ट अगर हम विलेज लेवल तक दे पाए, ब्लॉक लेवल पर तक भी दे पाए, तो वो बहुत यूजफुल रहेगा। रेनफॉल का फोरकास्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काम कर जाता है, बट फ्लड के लिए हमें विलेज लेवल तक जाने की जरूरत है, जहां तक माइक्रो लेवल तक जा पाए। तो ये, और इस दिशा में निरंतर काम चल रहा है। इसमें चैलेंजेस मेन 2 हैं कि एक तो बहुत हाई रिजोल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल चाहिए, और दूसरा कि ये बहुत कंप्यूटेशनल इंटेंसिव रिसोर्सेज चाहिए। तो उन दोनों में काम कर रहे हैं। हम लोगों ने एक रिटर्न पीरियड बेस्ड लाइब्रेरी बनाने की कोशिश की है कि 1 in 25 ईयर रिटर्न पीरियड का फ्लड आए तो किस किस डिस्ट्रिक्ट में ये अफेक्ट कर सकता है। सही कह रहे हैं आपके, हर स्तर पर प्रचार प्रसार करने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है, समय की बेहद कमी है। आप तीनों मेहमानों ने हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपदा के सामने में आज हमने जिक्र किया कि कैसे हम बाढ़ जैसी जो समस्या है उससे कैसे लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं, कैसे हम बचाया जा सकता है, और इसमें जो प्रशिक्षण है, लोगों को जागरूक करने की जो भूमिका है, युवाओं की जो भूमिका है, वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपदा के सामने के इस कार्यक्रम में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।